जय हिंद दोस्तों, हमारा जीके जीएस का डिस्कशन वीडियो में आइए आपका स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो है कि स्वतंत्रता जो है प्राप्ति के समय जब हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और ये कब हुआ था? तो याद रखना है कि 1946 में हुआ था। उस समय ये अध्यक्ष मतलब बने थे। और उसके अलावा अगर बात करते हैं या कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना है कि मेरठ में हुआ था। तो उस समय ये अध्यक्ष बने थे, याद रखा जेबी कृपलानी को मतलब ये जाना जाता है, जबकि 1946 में। और हालांकि अगर बात करेंगे 1940 से लेकर, याद रखेगा 1940 से लेकर यह 46 तक ले कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद आपको याद रखना है कि वही रहे थे। और सबसे लंबा कार्यकाल जाना जाता है इन्हीं को, अबुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है। और ये और 40 से आखिर क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा ये इसलिए हुआ था कि जो दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया था 1939 से लेकर जो 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था ना, तो उसी समय इसके बीच के अंतराल को क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। उसी तरह से जो अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबा समय तक रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी अबुल कलाम आज़ाद को ही जाना जाता है। कब जाना जाता है? तो 1923 के, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली के अधिवेशन यह करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में यह मतलब जाने जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अगर बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 या 1800 याद रखिएगा 85 ईस्वी में इसके स्थापना हुआ था। और इसके मतलब अथी में कौन थे? तो एवो हुम जो थे उन्होंने संस्थापक कहा जाता है उनको, यानी कि कांग्रेस का पिता मतलब कहा जाता है। हालांकि कांग्रेस का पिता का दर्जा मतलब एवो हुम को कब दिया गया था? तो याद रखना है कि वह 1900 जो है 1912 के जो हुआ था मतलब बांकीपुर यानी कि पटना में जो हुआ था, मतलब आर्यन माधोलकर थे उस समय उनको पिता के रूप में स्वीकार किया गया था। और बात करते हैं कि जबकि 1885 ईस्वी में जो हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि वह उस समय पहिलका वाला में जो अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। इस तरह से WC बनर्जी यानी कि वो बेमेश चंद्र बनर्जी के रूप में जाना जाता है। 1885 के जो मुंबई अधिवेशन में हुआ था। बात करते हैं जबकि 1986 में कहाँ हुआ था, याद रखना है 1886 में कहाँ हुआ था? तो याद रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इसके पहले गैर हिंदू सदस्य के रूप में जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, याद रखेगा दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि यह कौन सा धर्म के थे? तो याद रखना है कि यह पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म के थे। इसलिए पहला गैर हिंदू सदस्य पूछता है कांग्रेस के अध्यक्ष में, तो दादा भाई नौरोजी कब? 1886 में। कहाँ पे अधिवेशन में? तो कोलकाता में, याद रखना होगा कोलकाता के अधिवेशन में हुआ था। उसी तरह से पहला मुस्लिम अगर अध्यक्ष की बात करेगा कि कांग्रेस के में, तो कौन हुए थे? तो याद रखिएगा 1887 ईस्वी में हुए थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पे हुए थे? तो याद रखेगा मद्रास में, यानी कि यह चेन्नई में हुए थे 1887 वाला में, याद रखेगा। उसी तरह से पहला अंग्रेज व्यक्ति पूछेगा कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कौन बना था? तो 1800 याद रखिएगा 88 में, 1888 में हुआ था। या कहाँ पे मतलब? तो इलाहाबाद में, जॉर्ज यूली, याद रखेगा इलाहा बाद में मतलब बने थे। कौन बना था? तो याद रखना है कि जॉर्ज यूले जो था उसी ने वहाँ का मतलब अंग्रेज व्यक्ति था जो अध्यक्ष बना हुआ था। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि पहले गैर हिंदू सदस्य के रूप में तो दादा भाई नौरोजी, जबकि मतलब मुस्लिम में बदरुद्दीन तैयब जी, और उसके अलावा अगर इंग्लैंड याला अंग्रेज में तो जॉर्ज यूले बने हुए थे। अब उसी तरह से बात कर लेते हैं जबकि और मुख्य जो कांग्रेस के अधिवेशन से जुड़ा हुआ था, जैसे कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, याद रखेगा, वंदे मातरम का क्या हुआ था? गाया गया था। उस समय अध्यक्ष में कौन थे? तो रहमतुल्लाह सियानी थे, याद रखना, ये 1896 में। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि 1906 का, याद रखेगा 1906, उससे पहले आ जाइए 1905 में बनारस में हुआ था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। और वहीं पे स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये सब वगैरह पारित किया गया था, याद रखना है। उसी तरह से क्योंकि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, उसी को लेकर ये हुआ था। जबकि 1907 में, याद रख 1906 में, 1906 के कलकत्ता फिर अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी फिर किए हैं, दादा भाई नौरोजी। पहली बार यहाँ पर क्या हुआ था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखेगा स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से अगले साल जैसे हुआ 1907 में, तो 1900 जैसे ही 7 में जो हुआ सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष हुए। हालांकि यह नरम दल के थे, याद रखना है कि ये नरम दल के थे। और गरम दल के व्यक्ति में, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को मतलब हो रहा था कि बनाया जाए गरम दल के व्यक्ति। दोनों के बीच काफ़ी भारी विरोध हुआ, जिसके पश्चात ही नरम दल के जो रास बिहारी बोस थे उनको अध्यक्षता मिली संभालने के लिए। और याद रखना है ये 1907 में। और 1907 में ही क्या हुआ?
कि कांग्रेस का मतलब विभाजन हो गया था, उसमें नरम दल और गरम दल में आपस में बट गया था, याद रखिएगा। और जैसे ही ये बटा था तो पुनः याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो अंबिका चरण मजूमदार थे उसमें फिर गरम दल नरम दल आपस में मिल गए थे, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी 1916 वाला में आकर मिल गया था। तो याद रखने कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अब बात करते हैं कि फिर 1908 ईस्वी में, तो 1908 में ही फिर से वापस मतलब रास बिहारी बोस ही हुए थे और कांग्रेस का संविधान का निर्माण ही किया गया था 1908 वाला में। उसी तरह से अगर बात करते हैं 1911 वाला में, तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इस समय मतलब जो हुआ था वीसर नारायण दत्त थे, और इसी समय जन गण मन, याद रखिएगा जन गण मन यानी कि राष्ट्रीय गान के रूप में इसको गाया गया था 1911 में। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अब हम लोग 1912 में, जो कि बांकीपुर हमने आपको बताया 1912 में बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था, या पहला बिहार का कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें मतलब उसको एवं हमको पिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ये याद रखना है। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो हमने 1916 के लखनऊ वाला आपको बता दिया, और 1917 भी आई है। 1917 में पहली, याद रखिएगा, पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट को, किनको चुनी जाती है, तो एनी बेसेंट के, हमने बोला अभी भारतीय नहीं बोला है, याद रखिएगा, उन्हीं बेसेंट को 1917 के कहाँ पे, कोलकाता अधिवेशन में। ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी हुई थी 1917 में। ठीक 1917 याद रखिए, चंपारण जब हुआ था गांधी जी उसी समय। तो ये 1917 का समय था, जो कि VVI रहा है आपके समय में। और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो 1923 में आपने आपको बता दिया, 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष में अबुल कलाम आज़ाद रहे, और 1924 में एकदम VVI रहा। 1924 में जो हुआ था यह गांधी जी थे मतलब, और यह बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखना है कि आपको कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। तो ये 1924 के यहाँ पे किए हुए थे, और 1925 में, ये भी 25 में याद रखिएगा VVI है। ये कहाँ पे, कानपुर अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। और यह एनी बेसेंट जो थी वह भारतीय महिला, हम क्या बोला हमने, भारतीय महिला, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के एनी बेसेंट ने कानपुर में यह संभाली हुई थी। जबकि सिर्फ पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं 1900 आगे चल करके 1929 का VVI रहता है, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहाँ पे होता है, तो लाहौर अधिवेशन में होता है, जिसमें से याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की बात किया गया। क्या किया गया, पूर्ण स्वराज्य शब्द का यहाँ पारित हुआ, और रात के 31 दिसंबर था, 31 दिसंबर 1929, और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा को फहराया और बोले कि हम आगे तारीख को यानी 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। पहली बार सिर्फ स्वराज शब्द का मिलेगा तो 1906 में, याद रखिए आपने बताया था आपको कि कलकत्ता में दादा भैनोजी, जबकि पूर्ण स्वराज पूछेगा तो 1929 वाला में, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से आगे बढ़कर याद रखते हैं 1931 वाला में, तो 1931 वाला में पहली बार मौलिक अधिकार के क्या हुआ कि पारित किया गया, और उस समय अध्यक्ष का ये कहाँ हुआ था, ये भी तो लाहौर में ही, सॉरी कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कराची अधिवेशन में हुआ था, कराची अधिवेशन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करेंगे तो बाल गंगा मतलब ये तो थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके समय में ये हुआ था, और उसी समय मौलिक अधिकार ये जो पास हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था कि गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि 23 मार्च 1931 को मतलब क्या हुआ था, उस गए थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया था। इसके ही के कारण में कि गांधी जी आपने उनको बचाव नहीं किए, सभी बंदियों को तो आपने छुड़ा लिया लेकिन इन 3 व्यक्तियों को छोड़ करके, तो इसी के लेकर भारी विरोध हुआ था। तो गांधी जी उसी समय ये नारा दिए थे। तो ये आपको याद रखना होगा। 1931 वाला में VVI रहा है। और आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो 1937 वाला में अब देख लेते हैं। तो 1937 में यानी कि यह फैजपुर होता है। कहाँ पे होता है, तो फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसमें फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए हुए थे। ये याद रखना है कि पहली बार गांव में आयोजित 1937 के फैजपुर में ये हुआ था। उसी तरह से अब बात करते हैं 1938 वाला में। याद रखिएगा 1938 वाला में कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में, जबकि इसके सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्षता संभाले हुए थे। उसी तरह से फिर अगले साल 1939 होता है तो त्रिपुरी में। कहाँ होता है, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, तो MP में यानी कि मध्य प्रदेश में हुए थे। उसमें भी मतलब सुभाष चंद्र बोस ही हुए थे। लेकिन यही त्रिपुरी वाला में यहाँ एक संकट आ जाता है, क्या कि इसमें गांधी जी की तरफ से पटाभी सीतारामैया खड़ा होते हैं, और ये मतलब है
सुभाष चंद्र बोस। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है, जिसके कारण गांधी जी दुखी होकर कहते हैं कि मतलब ये पट्टाभी सीतारामैया की मतलब हार नहीं बल्कि मेरी है, जिसके कारण दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस यहाँ से 39 में त्याग पत्र दे देते हैं। जिसके पश्चात किनको बनाया जाता है, तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है 1939 वाला में। और आपने फिर हम आपको बता दिए, जबकि यही 1939 में जब त्याग पत्र देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आपको डेट याद ही होगा। उसी तरह से फिर 1940 में आते हैं। 1940 है, तो 40 में हमने आपको बताया 40 से लेकर 1946 ईस्वी तक ले ये कौन बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबा कार्यकाल रहा और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी इनको जाना जाता है। और अभी हमने आपको ये क्वेश्चन सामने ही था कि कांग्रेस की आज़ादी के समय 1946 में कौन थे, तो JB कृपलानी थे। सबसे अंतिम पूछेगा 1950 वाला में, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन बने हुए थे। उसी तरह से अब कांग्रेस में कुछ देख लेते हैं कि जैसे ही कांग्रेस का हुआ था भारतीय राष्ट्रीय, पहले संघ उसका नाम हुआ करता था, संघ याद रखिएगा, यानी कि उसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था। लेकिन इसमें कांग्रेस शब्द का जो प्रयोग किए हैं, तो वो याद रखिएगा, वह मतलब प्रयोग किए थे दादा भाई नौरोजी। तो उन्हीं का इसमें कांग्रेस शब्द जोड़ दिए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया था। तो ये कुछ मोटा मोटी उससे जुड़ी हुई जितने सारे VVI क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कावेरी जो है जल विवाद है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक क्या है, यह एक विवाद रहा है। अब यह कब विवाद रहा है, तो आपको याद रखना होगा 1990 में यह विवाद हुआ था। और वैसे जब दो राज्यों के बीच में नदियों का विवाद होता है, तो अगर मतलब आपको जाना होगा कि अनुच्छेद कितना में होता है, तो अनुच्छेद आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 262, की अनुच्छेद 263 क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध के लिए अंतर्राज्यीय परिषद है 263। जब सृष्टि एक पहले 262 में वह राष्ट्र मतलब नदीय विवाद वगैरह से सम्मति है, विवाद में यह अनुच्छेद देखने को मिलता है। तो ये याद रखना होगा 1990 में, क्योंकि ये कुछ है यहाँ पे कुछ विवाद में आपको मतलब हम दिखा देते हैं। तो ये वाला आपको कर्नाटक वाला क्षेत्र है और ये वाला तमिलनाडु वाला, तो यहाँ से ये नदियाँ निकलती है, इस तरह से आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। तो याद रखना इसके कारण ही, हालांकि आपको और थोड़ा सा डिटेल में देगा, क्योंकि सहायक नदियाँ इधर से केरल की तरफ से, जब ये केरल की तरफ से जाती है इसमें गिरती है, तो इसके कारण कभी कभी आपको मिल जाएगा कि कर्नाटक केरल में, याद रखेगा कर्नाटक और केरल हो गया, और तमिलनाडु और पुदुचेरी ये 4 राज्यों से भी संबंधित यह विवाद आपको मिल जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ही है, और 1990 से लेकर अभी तक ये चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं ये वाला एथी में मतलब कावेरी नदी के बारे में। तो याद रखिएगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हमने क्या बोला आपको, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत के सबसे पवित्र नदी के रूप में इसको कावेरी नदी को जाना जाता है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही कहेगा कि आपको सिर्फ दक्षिण गंगा, क्या कहा जाएगा कि दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा के रूप में आपको जाना जाएगा। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा याद रखेगा, तो वह कहा जाता है गोदावरी नदी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तो इस तरह से, और हालांकि अभी इनको क्यों कहा जाता है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत जो है उसमें सबसे लंबी नदी के रूप में अगर जानी जाती है, तो वह गोदावरी नदी ही है, जो कि आपको याद रखेगा लंबी नदी है, इसलिए इसको या प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी में गोदावरी नदी को इसलिए इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन दक्षिण की गंगा, की मतलब लग गया, तब की से मतलब की मतलब कावेरी हो गया, इसलिए क्योंकि यह पवित्रता के आधार पर इसको रखा गया है। अब देख लेते हैं ये कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर मतलब कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है, यानी कि ये पश्चिमी घाट हो गया। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकल करके और ये बंगाल की खाड़ी में आपस में गिर जाती है, यह पूर्वी घाट से होकर। तो ये आपको यहाँ से रखना होगा, याद रखेगा। उसी तरह से आपको गोदावरी नदी हमने बताया, तो वह महाराष्ट्र से आपको निकलती है, रियम्बेकेश्वर, नासिक के रियम्बेकेश्वर गाँव से, और वह भी बंगाल की खाड़ी में ही आपको आकर गिर जाती है। तो इस तरह से आप कुछ नदियों के बारे में आपको याद रखना होगा। और नदियों से कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं, जैसे कि नदियों का अगर देश कहेगा, तो याद रखेगा आपको
नदियों के देश के रूप में याद रखेगा तो कौन है, वह बांग्लादेश है, जो कि नदियों के देश के रूप में जाना जाता है। लगभग यहाँ पे 700 नदियाँ, लगभग 700 नदियाँ है, इसी के कारण से कहा जाता है। जबकि एक देश ऐसा है जहाँ पे कोई एक भी नदी नहीं है, तो याद रखना होगा कि आपको वह सऊदी अरबिया है, यानी कि सऊदी अरब है, वहाँ पे एक भी आपको नदी देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो याद रखिएगा यूरोप में क्या है कि यूरोप में एक भी आपको रेगिस्तान देखने को मिलेगा नहीं। उसी तरह से ज्वालामुखी एक भी नहीं है, तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कुछ यहाँ से पॉइंट है हमने आपको बता दिया। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में तो आप जानबे करते हैं वह गंगा नदी है, उस सबसे लंबी नदी आपको हो गया। उसी तरह से अगर बात किया जाएगा आपको, जबकि सबसे छोटी नदी के बात के रूप में याद रखा आपको आएगा, तो याद रखेगा और वारी नदी है। याद रखना ये कहाँ पे है, तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। यह भारत की सबसे छोटी नदी के रूप में। और सबसे बड़ी नदी हमने आपको बता दिया ये गंगा नदी है। जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी है। और जबकि मतलब और वही प्रायद्वीपीय भारत घुमा देगा आपको, प्रायद्वीपीय भारत तो लंबी नदी तो गोदावरी ही नदी है। सबसे मतलब पवित्र नदी दक्षिण भारत में तो आपको कावेरी नदी, व इसी कारण उसको गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। उसी तरह से अगर आपको बता देते हैं कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भारत में, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। उसी तरह से सबसे लंबी गंगा की सहायक नदी के रूप में जाने जाते हैं तो यमुना को जाना जाता है। याद रखेगा ये, जब गंगा नदी इस तरह से जाती है तो यमुना नदी इसमें जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में यमुना नदी को जाना जाता है। जबकि सबसे चौड़ी नदी के रूप में आपको वह ब्रह्मपुत्र नदी को आपको बताएगा। जबकि गंगा में मतलब एकमात्र दाहिना छोर से अलग हो जाती है, तो वह आगे जाकर कहाँ पे वह हुगली नदी, जो कि दाहिने छोर से वह अलग हो जाती है। तो ये चीज़ आपको कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे निचला बिंदु जो है वो कौन सा है, तो वह मृत सागर स्थित है। तो याद रखना है कि सबसे निचला बिंदु यानी सबसे सागरों में सबसे याद रखना है कि वह सागर जो है मतलब वह नीचे क्षेत्र में पड़ता है, आपको देखने का समुद्र तल से, तो वह मृत सागर ही है, जिसको डेड सी कहा जाता है। आखिर मृत सागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी लवणता इतनी ज़्यादा है। मतलब इसमें क्या है, लवणता का मतलब ज़्यादा है, जिसके कारण क्या है कि इसमें कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इसमें सभी मरा हुआ जीव जंतु मिलेगा, इसलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। यानी कि एक वैसा सागर जिसमें कोई जीव हो ही नहीं, तो वह मृत ही कहा जाएगा। जिस तरह से कैसे कहा जाता है, मरुभूमि, यानी कि वहाँ मतलब भूमि, वहाँ पर कोई व्यक्ति वगैरह भी नहीं जल्दी रहता है। तो उसी तरह से एक देश ही हुआ, उसमें कोई व्यक्ति ना हो तो वह देश कैसा। तो उसी तरह से ये चीज़ है, ये आपको याद रखना होगा। और काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति इस मृत सागर में क्या होगा कि तैरेगा तो वह डूबेगा नहीं, क्योंकि लवणता ज़्यादा होने के कारण इसका घनत्व ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये देख लेते हैं कि ये मृत सागर आखिर है कहाँ पे, याद रखना होगा। तो ये मृत सागर में आपको देखने को मिलेगा ये पूरब के तरफ में, तो आपको जॉर्डन हो गया, और पश्चिम की तरफ में आपको इजराइल इधर से आ जाता है, और इसके याद रखेगा इसमें फिलीपींस। तो ये 3 देशों में आपको सटा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया और फिलीपींस हो गया, ये 3 आपको याद रखना होगा ये मृत सागर का। जबकि सबसे ये निचला बिंदु के रूप में जाना गया। उसी तरह से अगर सबसे गहरा गर्त के रूप में अगर आपको जाना जाएगा, तो याद रखना होगा कौन सा है कि मेरियाना गर्त है सबसे गहरा गर्त के रूप में। और यह फिलीपीन, और यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर में है ये सबसे गहरा गर्त। और इसकी अगर किलोमीटर की बात किया जाएगा तो 11,000 लगभग कितना है, 33 किलोमीटर के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि लगभग 11 किलोमीटर आप याद रखिएगा। तो ये लगभग 11 किलोमीटर हो गया। और हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग 8800, यानी कि 48.84, यानी कि ये हिमालय की ऊंचाई हो गया। तो लगभग ये मान लीजिए 9 किलोमीटर, और ये हो गया 11 किलोमीटर। तो 11-9 लगभग 20 किलोमीटर का आपको देखने को मिलता है। यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थल और सबसे गहरा गर्त के रूप में ये दोनों इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कुछ मुख्य बातें याद रखना होगा। तो हमने बोला आपको मेरियाना गर्त है, जिसको मतलब, और ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। और इसको याद रखिएगा, मेरियाना गर्त को एक चैलेंजर गर्त के भी नाम से जाना जाता है। जबकि याद रखना है कि ये जो सबसे गहरा हो गया। उसी तरह से अगर हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त की अगर बात करेंगे, तो याद रखिएगा वह जो कि है वह जावा गर्त के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, हालांकि हमने बोला आपको प्रशांत महासागर, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या होती है, यहाँ पे भूकंप वगैरह देखने को मिलता है, इसलिए रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर।
रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है प्रशांत महासागर। और जबकि प्रशांत महासागर की अगर आकृति आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये ऐसा त्रिभुजाकार इसको आकृति लगभग देखने को मिलता है प्रशांत महासागर का। सबसे बड़ा महासागर विश्व में तो यही प्रशांत महासागर ही है, आपको ये याद रखना है। उसी तरह से दूसरा महासागर के रूप में आप देखिएगा तो ये एस आकार की बनाती है किसको, अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर या फिर इसको अंध महासागर भी कहा जाता है और इसकी आकृति एस आकार की बनता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो यहाँ से कुछ मुख्य पॉइंट आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वॉल स्ट्रीट यानी कि जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया होता था, डेनियल पर्ल के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे पर्ल है तो याद रखिएगा एक ब्लैक पर्ल, मतलब इसको ब्लैक पर्ल के रूप में जाना जाता है। तो महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे जो पहले उनका नाम था उनका, तो वह ब्लैक पर्ल के नाम से उनको जाना जाता था। उसी तरह से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि अखिल भारतीय जो कि 1916 में अखिल भारतीय जो कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की हुई थी, तो एनी बेसेंट ने की हुई थी। अब ये आपको याद रखना होगा कि इस तरह से यह अखिल भारतीय जो होम रूल आंदोलन चला हुआ था तो भारत में दो व्यक्तियों ने चलाया हुआ था। तो एक ये इस तरह से यहाँ पे हो गया तो मद्रास वाला हो गया आपको क्षेत्र में, और यहाँ पे आपको याद रखेगा मतलब पुणे में याद रखेगा। तो यहाँ पे जो एनी बेसेंट यहाँ पे अभी शुरू की हुई थी तो याद रखेगा कब की हुई थी, तो सितंबर के महीना में की हुई थी और 1916 का ही समय था। तो यहाँ पे यह एनी बेसेंट की हुई थी। जबकि एनी बेसेंट के अगर अध्यक्ष के रूप में याद रखेगा तो अरुंडले को अध्यक्ष मतलब अरुंडले को सचिव बनाई हुई थी, जॉर्ज अरुंडले को सचिव बनाई हुई थी। हालांकि यह 1917 में जाकर यह फिर अपना क्या करती है, होम रूल आंदोलन को समाप्त कर देती है। और होम रूल याद रखेगा यानी कि होम रूल यानी कि घर का एक रूल यानी कि नियम यानी कि स्वाधीनता की मांग को लेकर यह बना हुआ था। जबकि यह आयरिश से प्रेरित होकर आया हुआ था, जिस तरह से आयरिश में यह था। तो उसे और आगे की ओर चलते हैं। जबकि ये जो थे बाल गंगाधर तिलक ये पुणे में किए हुए थे, तो याद रखिए कहाँ पे, तो पुणे में किए हुए थे। तो याद रखिए ये कब किए थे, 28 अप्रैल को ही कर दिए थे। यह अप्रैल को ही 1916 में शुरू मतलब कर दिए हुए थे। तो याद रखना है कि जबकि ये 28 अप्रैल के महीना 16 में बाल गंगाधर तिलक, और जबकि एनी बेसेंट यहाँ पे यह सितंबर के महीना में आगे चल कर के 1916 में हुई। हालांकि होम रूल आंदोलन के अगर पिता के रूप में ही जाना जाएगा या फिर उसके संस्थापक के रूप में, तो एनी बेसेंट का ही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, यानी कि आंसर में यही होता है। और बात कर लेते हैं कि यह मतलब बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे किए हुए थे। तो उसी तरह से जब यहाँ पे यह किए हुए थे तो ये इन्होंने भी है अपना यहाँ पर याद रखिएगा जिन्होंने पुस्तक निकाला द मराठा, कौन सा था, द मराठा करके उन्होंने निकाला हुआ था अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो था वह मतलब वह मराठी भाषा में उनका जाओ। तो याद रखिए द मराठा यह अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो था वह मराठी भाषा में निकाल कर पत्रिका काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित किए हुए थे। उसी तरह से एनी बेसेंट यहाँ पर पूछा जाएगा तो यह मतलब न्यू इंडिया, यह न्यू इंडिया साथ ही साथ कॉमनवेल्थ मतलब जो था, यह दो पत्रिका से लेकर काफ़ी ज़्यादा यह मतलब प्रचार प्रसार वगैरह इस आंदोलन को लेकर की हुई थी। और ये आंदोलन किस लिए था, तो स्वाधीनता के मांग को लेकर यह चला हुआ था। तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ से, मतलब वो बाल गंगाधर तिलक का और यहाँ एनी बेसेंट से संबंधित। और हमने जो पत्र पत्रिकाएं बोला हमने आपको वो भी याद रखना होगा। और बाल गंगाधर तिलक का एक और फेमस किताब है, याद रखिएगा, वह गीता रहस्य है। और उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मतलब मनाना शुरू किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉस्मोस जो है, कॉस्मोस एक जासूसी कैसा है, कि एक उपग्रह कैसा था, एक जासूसी उपग्रह था। जबकि उपग्रहों में अगर देखा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसके पास में है, तो आपको याद रखना होगा कि शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और अगर सबसे कम की बात करेगा यानी कि तो शून्य तो 2 गो के पास है, यानी कि बुध और शुक्र के पास में कैसा है कि 0 है। जबकि पृथ्वी के पास आपको 1 गो दिखने को मिलेगा। जबकि मंगल के पास में आपको 2 गो है, डिमोस और फोबोस, जिसमें से मतलब जो डिमोस है वह विश्व का सबसे छोटा है। उसी तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे तो मतलब बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह के रूप में आपको देखने को मिलेगा, आपको उसका नाम है गनीमेड है। उसी तरह से शनि जो है वह टाइटन का है, शनि का जो है वह टाइटन है जो उपग्रह है, विश्व का दूसरा नंबर पे जाना जाता है उपग्रह में। उसी तरह से याद रखिएगा शनि का टाइटन हो गया, अरुण का टाइटेनिया हो गया, और वरुण यानी कि वीनस का उसको ट्रिटोन देखने को आपको मिलेगा इस तरह से उपग्रह में। और उपग्रह के रूप में याद रखिएगा अभी
अभी याद रखना है कि बहुत सारा चीज़ मतलब मान्यता मिला था मतलब, तो सैनिकों भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हाल फिलहाल में। तो चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बांग्लादेश के जो है मुक्ति के समय वो पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याहा खान थे उस समय, याद रखना है। और ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अब यहाँ पे 10 दिन लगभग भयानक युद्ध चला हुआ था। तो याद रखिएगा हमने क्या बोला आपको, 1971 में। किस डेट से यह शुरू हुआ था? तो 3 दिसंबर से, याद रखना है कि 3 दिसंबर से यह शुरू होकर 13 दिसंबर तक ले यह चला हुआ था। याद रखिएगा लगभग 10 दिन तक भयानक युद्ध चला हुआ था। और जिसके पश्चात में याद रखिएगा 16 दिसंबर को क्या हुआ था कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। और जिसको सबसे पहले मान्यता भारत ने ही उसको दिया हुआ था बांग्लादेश को, याद रखना है। और ये बांग्लादेश कैसे था यहाँ पे आज़ाद हुआ था? हालांकि यह युद्ध बांग्लादेश के साथ नहीं हुआ था भारत का, बल्कि वह एक पाकिस्तान के साथ ही हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान का वह पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि जब मतलब बंगाल जब वो देश की आज़ादी हुआ, ये पूर्वी वाला जो हिस्सा था, या जिनके आज आपको देखने को मिलेगा वेस्ट, मतलब ये वाला था, ये ईस्ट बंगाल हुआ करता था। कौन सा होता था? ईस्ट बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल। और ये पश्चिम वाला, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बांट दिया था, ये पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल तो भारत की आज़ादी के बाद जस के तस रहा ही, लेकिन ये कुछ हिस्सा, ये पूरब वाला जो पूर्वी बंगाल वाला था, वह उसको पाकिस्तान को दिया गया था। जिसके कारण यह पूर्वी बंगाल था, और ये ये पूर्वी पाकिस्तान था। और ये इधर के तरफ में जो भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो याद रखने का, इसी को ही मतलब आज़ाद कराने के लिए वह भारत के कौन से थी? इंदिरा गांधी थी। और जबकि सेनापति उस समय भारतीय कौन थे? तो जनरल मानिक शाह थे, उन्हीं के द्वारा हुआ था। हालांकि मतलब बहुत सारे सैनिकों ने, लगभग 1 लाख के आसपास में सैनिक ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, पाकिस्तानी सैनिक। और यहीं पे हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से बांग्लादेश के साथ में हम लोग काफ़ी अच्छा संबंध देखने को मिलता है, याद रखिएगा। इसके साथ में मैत्री दिवस हाल फिलहाल में यह घोषणा हुआ था। अब मनाया जाता है 6 दिसंबर को, मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है बांग्लादेश के साथ। साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पे बोंगो सागर और संप्रीति एक्सरसाइज भी बांग्लादेश के साथ होता है। और हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारा 3 विवाद आपको याद रखना होगा कि देखने को मिलता है। तो बांग्लादेश के साथ में 3 विवाद कौन कौन से हैं? तो याद रखना होगा, एक तीस्ता नदी विवाद है जो सिक्किम से निकलती है। दूसरा फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आपको न्यू मोर द्वीप एक हाल फिलहाल में बन गया है, जिसके कारण ये 3 विवाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश हमारा सबसे ज़्यादा भूमि के साथ बॉर्डर बना लेता है, आपको याद रखना होगा। बांग्लादेश सबसे अधिक हमारा बॉर्डर के साथ बनाता है। तो ये हमारा लगभग कितना बनाता है? तो 4000, लगभग 4000, 40,000, सॉरी 4000, हाँ हाँ, 4096 किलोमीटर का लगभग यह बॉर्डर बना लेता है आपको यहाँ पे। और साथ ही साथ जब अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का हम लोग का बॉर्डर बनता है। साथ ही साथ ये बांग्लादेश जो है, यह सटा हुआ है इससे, त्रिपुरा जो एक राज्य है, 3 तरफ से मतलब वह सटा हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो 5 आपको राज्य मतलब बांग्लादेश से सटे हुए मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं? तो एक पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही आपको याद रखना होगा। फिर से रिकॉल कर लीजिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ ही आपको सटा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये कुछ आपको याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कपिल वस्तु के पास में ही लुम्बिनी वन में मतलब हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो ये याद रखना है कि कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है, वहीं पे लुम्बिनी में इनका हुआ था, याद रखेगा। वैसे गौतम बुद्ध का जन्म का तिथि की अगर बात किया जाए तो 563, याद रखेगा, 563 यहाँ पे 63 BC ईसा पूर्व में मानी जाती है। जबकि इनकी मृत्यु जब हो गई थी यहाँ पे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। और उसी तरह से अगर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे? तो सारनाथ में, याद रखिएगा। कहाँ पे? सारनाथ में, सारनाथ में मतलब ये दिए हुए थे उत्तर प्रदेश में। जबकि सबसे अधिक मात्रा में, याद रखिएगा, कहाँ पे दिए हुए थे? तो श्रावस्ती में, मतलब आपको देखने को मिला सबसे अधिक मात्रा में श्रावस्ती में दिए थे। जैसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, वह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। उसी तरह से जब घर को इन्होंने त्याग दिए थे और संन्यास की तरफ में, तो वह मतलब वह क्या कहलाता था? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। जैसे इनकी मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और इनकी सभी जो भी मतलब उपदेश वगैरह दिए हुए थे, तो वह पाली
पाली भाषा में ही दिए हुए थे। तो ये चीज़ याद रखना होगा। और इनका याद रखना है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ भी इनके समय में हुआ था। और पहली बौद्ध संगीति याद रखिएगा वह राजगीर में है। पहलका वाला में राजगीर में हुआ था, दूसरा वाला वैशाली में हुआ और तीसरा वाला पाटलिपुत्रा यानी कि पटना में हुआ, चौथा वाला में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। उसी तरह से अगर पहला वाला बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में, दूसरा वाला जो हुआ था 283 ईसा पूर्व में, तीसरा वाला 255 ईसा पूर्व में और चौथा वाला पहली शताब्दी में हुआ था। उसी तरह से अगर हम लोग और आगे की तरफ में देखेंगे कि पहला वाला में मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो पहलका वाला में अध्यक्ष वाला में याद रखिएगा वह महाकाश्यप थे। और दूसरीका वाला में याद रखिएगा वह सभा कामी के रूप में जाने जाते हैं। तीसरीका जो है वह मोगली पुतीस में थे। जबकि चौथा वाला में कौन थे, तो वसुमित्र आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें एक उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था किया गया था जो कि अश्वघोष थे। याद रखिएगा जब वसुमित्र जो थे यह महाविभाष सूत्र लिखे हुए थे, और जबकि बुद्ध चरित्र मतलब संस्कृत भाषा में अश्वघोष, साथ ही साथ शौर्य नंदन और मतलब और भी किताबें इनका मुख्य रूप से था। तो ये चीज़ आपको याद रखना का, पहलका वाला महाकाश्यप, दूसरीका में साबाकामी, तीसरीका में मोगली पुतीस्म, चौथा वाला में क्या हुआ था वसुमित्र अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी व्यवस्था था। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि शासक के समय में कौन सा हुआ था, तो याद रखिएगा पहलका वाला में जो हुआ था तो पहला वाला में आपको देखने को मिलेगा अजातशत्रु के कार्यकाल में, अजातशत्रु के याद रखिएगा। और दूसरीका वाला में कौन थे, तो काला अशोक के मतलब थे। और तीसरीका वाला में जो थे वह अशोक था। जबकि चौथा वाला में द्वितीय अशोक, द्वितीय अशोक कहने का मतलब है आपको कि कनिष्क को ही द्वितीय अशोक कहा जाता था। याद रखिएगा वह महायान शाखा का सबसे बड़ा शासक के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं इसमें भी विभाजन हो गया था 2 भागों में। तो याद रखना है कि मतलब ये हमने आपको बताया कि 4 हुआ था। तो इस तरह से मतलब दूसरीका वाला में क्या हुआ था कि आंशिक विभाजन देखने को मिलता है बौद्ध धर्म में। जबकि चौथा जो हुआ था बौद्ध संगीति उसमें क्या हुआ था पूरी तरह से पूर्ण विभाजन देखने को मिलता है। पूर्ण विभाजन का मतलब हीनयान और महायान। जो महायान जो शाखा थे वह गौतम बुद्ध को मतलब मूर्ति बनाकर उनका पूजा करता था, जबकि हीनयान जो था उनके आदर्शों वगैरह वह सब सिर्फ चलने के लेकर था। हालांकि सबसे कठिन में था हीनयान, जबकि महायान एक कुछ अच्छा सा थोड़ा सरल रूप में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि एक बड़ा ज्ञान भी शाखा बौद्ध धर्म से जुड़ा था, जो लगभग जादू टोना वगैरह जो भागलपुर विश्वविद्यालय था वो ब्रज्ञान शाखा से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि जादू टोना वगैरह उससे जुड़ा हुआ, याद रखना होगा। तो इस तरह से आपको हमने कुछ जो मुख्य बन सकता था, हाँ इसमें याद रखेगा मतलब जो त्रिपिटक याद रखिएगा कौन सा है, तो त्रिपिटक इनका मतलब पुस्तक है जो तीनों पाली भाषा में लिखा गया है। तो पहलका वाला में याद रखिएगा जो सूत पिटक है, हमने बोला आपको सूत पिटक को आनंद ने लिखा हुआ था। उसी तरह से विनय पिटक को किसने लिखा हुआ था, तो उपाली ने लिखा हुआ था। तो ये दोनों के दोनों पुस्तकें कब लिखा गया था, तो आपको याद रखना होगा कि पहला बौद्ध संगीति में ही, पहला बौद्ध संगीति में ये सूत पिटक और विनय पिटक आपको लिखा गया था। उसी तरह से तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है और उसमें अभिधम पिटक लिखा जाता है। तीसरा बौद्ध संगीति में याद रखिए, तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक लिखा जाता है जो मोगली पुतीस्म के द्वारा ही लिखा जाता है। तो ये कुछ आपको गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। अर्नोल्ड जो व्यक्ति था उसी व्यक्ति ने कहा था इनको मतलब एशिया के रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, हालांकि इस पे तो हम लोग चर्चा कर ही लिए थे कि कावेरी जल विवाद निपटाने को लेकर यह कब हुआ था, तो 2 जून 1990 को। और यह कितना अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 262 में आपको देखने को मिलेगा नदियों को विवाद वगैरह से संबंधित में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे की तरफ में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हम लोग का कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और आपको याद भी होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। उसी तरह से आपको 22 अप्रैल की अगर बात किया जाएगा तो अब विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। जबकि 22 मई का अगर बात किया जाएगा तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको इसमें से कुछ याद रखना होगा। उसी तरह से 8 मार्च को वह मतलब विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि तुर्की की राजधानी कौन सा है, तो अंकारा है। उसी तरह से मुद्रा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लीरा है। लेकिन अब याद रखिएगा तुर्की मतलब यह देश नहीं बल्कि यह तुर्कीये हो गया है। क्या हो गया, आपको तुर्कीये इसका नामकरण कर दिया गया है। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब यह देखने को है कि बीबी का जो मकबरा, बीबी का मकबरा वह औरंगाबाद में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। हालांकि यह बीबी का मकबरा जो कि औरंगजेब ने जो औरंगाबाद में जो बना हुआ था
तो ये औरंगजेब ने मतलब कि जो पत्नी का है रबिया उद दुर्रानी, याद रखिएगा, रबिया उद दुर्रानी जो था उसी का मकबरा यहाँ पे या तो उसको बीबी का ही मकबरा कहा जाता है। वैसे औरंगजेब की भी कई सारी पत्नियां था, लेकिन मुख्य रूप से ये रबिया उद दुर्रानी काफ़ी नज़दीकी रही तो इसने बनवाया होता, जिसको ताजमहल का एक फुहर भी कहा जाता था, क्योंकि इसने बोली हुई थी कि मतलब मेरे ससुर जी देखो बुढ़ऊ का कितना मतलब अपना मतलब मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। तो उससे भी खुश मतलब वो नाराज़ होकर एक छोटा मोटा ऐसा मतलब मकबरा वैसा ही टाइप का बना दिया था, इसलिए उसको कहा जाता है फुहर के रूप में। अब ये औरंगाबाद में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। हालांकि अब औरंगाबाद का नामकरण अब बदल दिया गया और औरंगाबाद का अब मतलब याद रखिएगा छत्रपति संभाजी नगर इसको नाम रख दिया गया है औरंगाबाद का। उसी तरह से अगर आपको औरंगाबाद याद रखिएगा, भारत में 3 जगह है, एक बिहार का जो है जिला पड़ता है औरंगाबाद में या औरंगाबाद वो है, उसी अलावा इस तरह से एक महाराष्ट्र में औरंगाबाद हो गया और एक आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा, वो आंध्र प्रदेश में आपको औरंगाबाद भी आपको देखने को मिलेगा। और औरंगाबाद ये महाराष्ट्र वाला में है, तो आप जान लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे अजंता एलोरा की गुफाएं है, साथ ही साथ ये बीबी का मकबरा है और यहाँ पे मतलब एक दौलताबाद का किला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कई है और याद रखिए, तो औरंगाबाद का भी नामकरण हो गया, साथ ही साथ याद रखिएगा जो जो दौलताबाद था उसका भी नाम करके उसको वापस करके मतलब वह देवगिरी उसको रख दिया गया है मराठा सरकार के द्वारा। तो ये आपको कुछ यहाँ से याद रखेगा। उसी तरह से जो कलकत्ता का संस्थापक में जॉब चार्नोक को जाना जाता है, जबकि मुंबई के संस्थापक के रूप में आपके याद वास्तुकार के रूप में आंगियार को जाना जाता है, जबकि मद्रास वाला में फ्रांसिस जो डे है उसको वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने को मिलेगा दाची ग्राम, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आपको देखने को मिला, तो याद रखिएगा वह 31 दिसंबर वह 2019 को यह देखने को मिला। इस तरह से यह 2 राज्यों में विभाजित हुआ, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में। हालांकि इसको जो है इसका जो विधान परिषद जो सभा है इसको अभी मान्यता नहीं दिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि जब तक संसद नहीं संशोधन करेगी तब तक लिए अपना राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसका विधानसभा भी भाग नहीं ले सकती है। ये चीज़ आपको याद रखना। अभी सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के ही मतलब आपको केंद्र शासित प्रदेश ही आपको विधानसभा वहाँ पे उपस्थित है, जिसको राष्ट्रपति भी निर्वाचित में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से कुछ आपको याद आ ही गया होगा, यानी कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जो 12 मनोनीत राज्यसभा में होते हैं ये भाग नहीं लेते हैं। 2 एंग्लो इंडियन था राज्यसभा में, एथी में लोकसभा में, तो ये अब नहीं लेते हैं। हालांकि एंग्लो इंडियन था, इसको 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। याद रखना है एंग्लो इंडियन को लोकसभा से अब सिर्फ राष्ट्रपति 12 ही मनोनीत करता है, ये आपको याद रखना होगा। और एंग्लो इंडियन होते कौन थे, यानी कि यूरोप, भारत की आज़ादी के बाद यूरोपीय कुछ व्यक्ति जो भारतीय महिला से शादी वगैरह किए हुए थे तो उसके जो बाल बच्चे था तो उनका प्रतिनिधित्व के लिए यह रखा गया था। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि संविधान में मतलब संविधान में पढ़ते यानी कि समजोर विधान के रूप में, यानी कि सभी के लिए समान विधि यानी कि नियम रखा गया था, यानी कितनी खूबसूरती था तो उसके लिए भी रखा गया था। अब लेकिन अब उसको बहुत कम संख्या में हो बच गए हैं लोग, इसकी वजह से उनको हटा दिया गया। और साथ ही साथ 104वां में हमने बताया कि हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी को भी याद रखेगा आपको बढ़ा करके 2000 आरक्षण को लेकर 2030 तक ले इसको कर दिया गया है, ये भी आपको उसमें से याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग का कि ऑस्ट्रिया जो है क्यों मतलब ऑस्ट्रिया जो है मतलब वह वियना जो ऑस्ट्रिया का जो पड़ता है वह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये याद रखिएगा आपको कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप की वैसे सबसे लंबी नदी के रूप में याद रखिएगा वह वोल्गा नदी है, लेकिन यह दूसरा नदी के रूप में ये डेन्यूब नदी को जाना जाता है। यह लगभग 10 मतलब क्या होता है कि देशों से होकर लगभग गुजरता है और उसके शहरों से और 10 शहरों से लगभग होकर गुजरता है, बड़े बड़े शहरों से, जिसमें से 4 लगभग राजधानियाँ के हमने आपको बताऊँगा, जैसे कि ये आपको वियना हो गया, बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया और बुखारेस्ट। ये सब क्या हो गया, चारों के चारों ये आपको कहीं ना कहीं डेन्यूब नदी पे ही बसा हुआ है। और ये डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यह काला सागर में जाकर वापस गिर जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा डेन्यूब नदी के, जबकि विश्व के सबसे लंबी नदी के रूप में आपको जाना जाएगा तो याद रखिएगा इधर से निकलती है वह भूमा, यहाँ से विक्टोरिया झील से, और यह भूमा सागर में जाकर यहाँ पर गिर जाती है। तो याद रखो नील नदी है, कौन सा है सबसे लंबी नदी के रूप में आपको नील नदी को देखने को मिलेगा।
आसवान बांध वो भी नील नदी पर ही बना हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। उसी तरह से अगर विश्व के सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाएगा तो आपको अमेजन नदी याद रखेगा। अमेजन नदी जो कि लगभग ब्राज़ील में बहती है, वह अमेजन नदी है जो कि लागो बिल फेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये तो नदियों में से था, इसमें से अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो तपेदिक है, तपेदिक जो होता है रोग, ये किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, जबकि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। तो ये तपेदिक हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, तो ये सभी के सभी आपको देखना, टीबी हो गया, ये सब आपको बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। उसी तरह से अगर आपको बात करेंगे कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यानी कि विषाणु का अध्ययन, तो विषाणु विज्ञान यानी कि वायरसलॉजी कहलाता है। उसी और वायरस से होने वाला रोग में आपको तो देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। तो आपको एड्स हो गया, पोलियो हो गया, और चेचक हो गया, खसरा हो गया, मेनिंजाइटिस, इबोला, और अभी आपने देखा कि मतलब जो आया था कोरोना, ये सब वायरस से ही होने वाले आपको रोग है। और एक गंगा नदी में याद रखिएगा एक वायरस होता है जिसको बैक्टीरिया फेज, हालांकि उसका नाम लगभग लगता है कि बैक्टीरिया से है, लेकिन बैक्टीरिया फेज वह एक विषाणु है, यानी कि मतलब वायरस है जो कि क्या है गंगा नदी में मतलब वह मतलब गंदगी को खाने का कार्य करता है। इसीलिए गंगा नदी का पानी शुद्ध माना जाता है और काफ़ी लंबे समय तक लिया टिकता है। तो यही इसको याद रखिएगा। उसी तरह से पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का ये सब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से क्लोरीन क्या करता है? पानी को शुद्ध कर देता है। क्लोरीन यानी कि Cl आपको याद रखना होगा। तो और आपको याद रखना होगा जबकि यानी कि कवक से यानी कि होने वाला रोग में तो दमा, खाज खाज, खुजली ये सब हो गया आपको, तो उससे आपको रोग होता है। तो चलिए इसी तरह के आगे का मेरा डिस्कशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपना कमेंट में अपना बॉक्स में अपना दे सकते हैं इसमें, और हम आपके लिए और क्या सुधार कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके लिए हम एक जीके जीएस का भी और साथ ही साथ एक आपको साइंस का भी हम लेकर आते हैं, और प्रतिदिन ऐसे ही आपको लिए हम लाते रहेंगे। जो आपको इससे क्या होता होगा कि रिकॉल हो जाता है आपका क्वेश्चन का, उसके इर्द गिर्द VVI कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें से आपको लगभग 20 क्वेश्चन में आपको 200 से अधिक, याद रखिएगा कि 200 से प्लस ही आपको यहाँ पर डिस्कशन मिल जाता है, जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी लाभकारी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।